नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हमारा भारत एक विशाल देश है और उससे भी विशाल हमारी भारतीय सेना है। भारतीय सेना ने अपने पराक्रम के बल पर ना जाने कितनी युद्ध जैसी गतिविधियों पर विजय प्राप्त की है। हमने कितने ही युद्ध देखे, चाहे वो पाकिस्तान के विरुद्ध हो, चाहे वो चीन के खिलाफ हो, लेकिन प्रत्येक युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए हमारी भारतीय सेना दृढ़ संकल्प है। और आज से 25 वर्ष पहले दिनांक 3 मई सन 1999 को प्रारंभ हुआ था कारगिल युद्ध और 26 जुलाई सन 1999 तक चला। कारगिल युद्ध कुल मिलाकर 2 महीने 3 सप्ताह और 2 दिन तक चला था। आधिकारिक तौर पर कारगिल युद्ध का नाम ऑपरेशन विजय रखा गया था और उसके अंतर्गत मैं आपको एक आत्मकथा प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह आत्मकथा एक ऐसे वीर सैनिक की है जिसने कारगिल युद्ध को अपने सामने होते हुए देखा। और वह लिखते हैं, वह बताते हैं, मैं कारगिल युद्ध सन 1999 की सर्दियों मेरे लिए पहले की सर्दियों से अलग थीं। सीमा के उस पार से लगातार अनजान चेहरों का आना जाना जारी था। इन चेहरों के हाथों में बड़े बड़े आधुनिक हथियार और कंधों पर भारी बोझ वाले बैग कसे हुए थे। खूंखार से दिखने वाले ये अनजान चेहरे एक एक कर मेरी तमाम चोटियों पर रहने का मुश्तकिल बंदोबस्त करते जा रहे थे, प्रबंध करते जा रहे थे। इनके इस प्रबंध में कोई अड़चन ना आए, इसलिए चारों तरफ से मोर्टार और रॉकेट लॉन्चर जैसे हथियार जमा कर दिए गए थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि सरहद पार से आए ये खूंखार चेहरे आखिर हैं कौन। अनहोनी की तरफ इशारा करती हुई वादियां और वादियों की यह हलचल और दिमाग में मची इसी कश्मकश के बीच पता ही नहीं चला कब सर्दियां बीत गईं। सूरज की बढ़ती तपिश के साथ अब मेरे बदन पर जमी बर्फ की चादर धीरे धीरे पिघलने लगी। इसी के साथ पहाड़ी के ऊपरी हिस्से की ओर जानवरों और चरवाहों के आने जाने का सिलसिला भी प्रारंभ हो गया था। उस दिन तारीख थी 3 मई 1999 और उस 3 मई 1999 के दिन जब एक यार्क भटक कर वंजू टॉप तक पहुंच गई थी और इस यार्क को खोजते हुए आए ताशी नामग्याल नाम के चरवाहे की नजर सरहद पार से आए दहशत से भरे इन चेहरों पर पड़ गई थी। इन दहशत गर्दों को देखकर वह रुका नहीं। अनजान चेहरों की टोह लेने के लिए भेजी गई टुकड़ी ताशी भागा भागा कारगिल सेक्टर के वंजू मुख्यालय पहुंचा और वहां मौजूद सैन्य अधिकारियों को वंजू टॉप दिखी। हर चीज को बेहद विस्तार से बताना शुरू किया। ताशी जैसे जैसे अपनी बात पूरी कर रहा था, सेना के अधिकारियों के माथे पर बल बढ़ते जा रहे थे। दिनांक 5 मई सन 1999 को कैप्टन सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक टुकड़ी को इन अनजान चेहरों की टोह लेने के लिए वंजू टॉप की ओर रवाना कर दिया गया। एक निश्चित दूरी तक पहुंचने के पश्चात कैप्टन सौरभ कालिया ने इन अनजान चेहरों और उनकी गतिविधियों को परखना शुरू कर दिया। कैप्टन सौरभ कालिया ने इन अनजान चेहरों को देखते ही समझ लिया कि ये पाकिस्तान से आए घुसपैठी हैं। वहीं इन घुसपैठियों के पास मौजूद हथियार इस बात को पुख्ता कर रहे थे कि इनके मंसूबे आतंकियों से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। जब लंबे प्रतीक्षा के बाद भी कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 साथी जवान वापस नहीं आए तो इन घुसपैठियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए भारतीय सेना की कुछ अन्य टुकड़ियों को रवाना किया गया। संघर्ष के दौरान भारतीय सेना को इस बात का आभास हो गया कि उनका सामना जैसे घुसपैठियों से नहीं बल्कि किसी प्रशिक्षित सैनिक से हो रहा था। कहने का तात्पर्य यह है कि ये सुप्रशिक्षित और अधिक हथियारों के साथ वहां पर सैनिक उपस्थित थे, मौजूद थे, जो कि पाकिस्तानी सैनिक ही थे। चौंकाने के लिए काफी आतंकियों से मिले दस्तावेज इस संघर्ष के बाद भारतीय सेना को 2 नई बातें सामने आई।
पहली यह कि घुसपैठियों की मौजूदगी सिर्फ वंजू टॉप तक सीमित नहीं है, बल्कि दूसरी पहाड़ियों पर भी सीमा पार से आए इन लोगों ने अपने पैर जमा रखे हैं। दूसरी बात, पाकिस्तान से आए इन घुसपैठियों को पाक सेना ने खास विशेष प्रशिक्षण देकर किसी बड़े नापाक मंसूबे को पूरा करने के मकसद से भेजा है। इन दो बातों ने वादी ही नहीं, कश्मीर ही नहीं, दिल्ली में बैठे सेना के अफसरों के माथों पर बल ला दिया था। आनन फानन में भारतीय वायुसेना और कश्मीर की स्थानीय टुकड़ियों को दुश्मन की टो लेने के काम में लगा दिया गया। वहीं भारतीय सेना के जांबाजों ने दिनांक 18 मई सन 1999 को .4295 और .4460 पर मौजूद सभी घुसपैठियों को मार गिराया और दोनों पॉइंट्स को एक बार फिर अपने कब्जे में ले लिया। इस ऑपरेशन के पश्चात घुसपैठियों के कब्जे से जो दस्तावेज मिले वह भारतीय सेना को चौंकाने के लिए काफी थे। ये दस्तावेज इस बात के साक्ष्य थे कि मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादी पाकिस्तान सेना अर्धसैनिक बल के मुस्तकिल प्रशिक्षित जवान थे, जिन्हें घुसपैठियों के भेष में सीमा पार से भेजा गया था। छद्म युद्ध की तैयारी में जुटा यह पाकिस्तान सेनाइसिस ऑपरेशन के बाद भारतीय सेना को नष्ट करना चाहता था। भारतीय सेना को यह साफ हो गया कि पाकिस्तान एक छद्म युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है। पाकिस्तान के मंसूबों को भांपने के पश्चात भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने मिलकर एक योजना तैयार की। योजना के तहत दोनों सेनाओं ने मिलकर दुश्मन के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू करने का फैसला किया। दोनों सेनाओं के इस फैसले के बाबत केंद्र सरकार को अवगत कराया गया। कैबिनेट से अनुमति मिलते ही भारतीय वायुसेना ने 26 मई सन 1999 को ऑपरेशन सफेद सागर की शुरुआत कर दी और दुश्मन को निशाना बनाना प्रारंभ कर दिया। वहीं भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय की शुरुआत कर दुश्मन को उसके अंजाम तक पहुंचाने की कवायद शुरू कर दी। ऑपरेशन विजय के प्रारंभ होते ही तोलोलिंग की पहाड़ियों पर बैठे दुश्मन ने नेशनल हाईवे 1 अल्फा से गुजर रहे सैन्य वाहनों को निशाना बनाना प्रारंभ कर दिया। ऐसी स्थिति में द्रास सेक्टर के अंतर्गत आने वाले तोलोलिंग की पहाड़ियों पर मौजूद दुश्मन को उसके अंजाम तक पहुंचाना बहुत जरूरी हो गया था और यह बहुत मुश्किल भी था। इसी के साथ सामरिक महत्व वाले मुश्कोह घाटी और काक्सर क्षेत्रों में भी भारतीय सेना ने हमले की तैयारी पूरी कर ली। आधिकारिक तौर पर खत्म हुआ कारगिल युद्ध उस वक्त दुश्मन के खिलाफ यह अभियान भारतीय सेना की 3 इन्फेंट्री डिवीजन द्वारा चलाया जा रहा था। 3 इन्फेंट्री डिव जल्दी ही 3 इन्फेंट्री डिवीजन की मदद के लिए कश्मीर घाटी में आतंकवाद विरोधी अभियानों को अंजाम दे रही 8 माउंटेन डिवीजन को भी कारगिल सेक्टर में शामिल कर दिया गया। 3 इन्फेंट्री डिवीजन को बटालिक और काक्सर क्षेत्रों में ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई। द्रास और मुश्कोह घाटी में दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन की जिम्मेदारी 8 माउंटेन डिवीजन को सौंपी गई। इसी के साथ ऑपरेशन विजय में अतिरिक्त पैदल सेना बटालियन, आर्टिलरी रेजिमेंट, तोपखाना और इंजीनियरों की इकाइयों को शामिल किया गया। इसमें हमारी संचार प्रणाली यूनिटों ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके पश्चात शुरू हुआ भारतीय सेना का विजय अभियान। इस अभियान में भारतीय सेना को दूसरी बड़ी सफलता दिनांक 13 जून सन 1999 को तोलोलिंग और .4590 पर दोबारा कब्जे के बाद मिली। इसके पश्चात लगातार .5410, .4700, ब्लैक रॉक, 3 पिंपल, .5000, .5287, टाइगर हिल, .4875 और जुलू सुपर कॉम्प्लेक्स पर कब्जा करती गई। दिनांक 26 जुलाई तक भारतीय सेना ने अपने सभी भारतीय इलाकों को दुश्मन सेना से मुक्त करा लिया और इसी दिन आधिकारिक तौर पर कारगिल युद्ध का अंत हुआ और भारतीय सेना का विजय अभियान इतिहास में एक बार फिर संग्रहित हो गया। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि इस कारगिल को आप आसान या सरल मत समझिए। इसमें हमारे ना जाने कितने सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया और आज हम उन सभी बलिदान देने वाले सैनिकों को याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हुए
हम भारतीय सेना के लिए हार्दिक शुभकामनाएं करते हैं कि हमारी भारतीय सेना इतनी मजबूत हो जाए, इतनी शक्तिशाली हो जाए, इतनी आधुनिक हो जाए, ताकि बिना बलिदान के हम अपने विजय अभियान को जारी रखें और दुश्मन हमारे देश की तरफ आंख उठाकर भी ना देख सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी भारतीय सैनिकों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, भारतीय नागरिकों के लिए हार्दिक मंगल कामनाएं करता हूं। आप हमेशा स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, और आपका परिवार सुखी, संपन्न और सुदृढ़ और तरक्की प्रगति करता रहे। आपके परिवार में आपके सभी सदस्य प्रगति करते हुए देश की सेवा में भी अपना योगदान दें और देश में एक शक्तिशाली सैनिक और शक्तिशाली सेना के गठन के लिए अच्छी सरकार को बनाते रहें। और लोकसभा और विधानसभा में जो भी चुनाव होते हैं उसमें ऐसे नेताओं को चुनें जो हमारे देश की रक्षा प्रणाली को, हमारे देश के विकास में अपना योगदान देने वाले नेता हों। ऐसे नेताओं को वोट देकर आप चुनें ताकि हमारा देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहे। और यदि आपको मेरी यह रचना पसंद आई तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसी प्रकार से आपके से प्रेरणा लेकर अच्छे रचनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।